चलिए इसमें बताइए, वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ को से फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट आई इज़ 0.5 एम्पियर। ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, आप कर लेंगे, खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। करंट निकालना है, वो वोल्टेज निकालना है जब करंट 0.5 है, तो आसान है। जब करंट 0.5 है तो वोल्टेज कितना है? करंट 0.5 पे वोल्टेज कितना होगा? है रेजिस्टेंस पहले निकाल लो, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना पूरे थ्रू आउट द। भाई रेजिस्टेंस सब जगह सेम आ रहा है ना, देखो यहां से देख लो कितना आ रहा है, 2.5। अरे यार रेजिस्टेंस 2.5 आ रहा है सब में? नहीं, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इस वैल्यू से पहले बताइए। रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो कहां से निकाल लोगे यहाँ पे, जब इतना करंट है तो वोल्टेज। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? मुझे लग रहा है 2.5 ही आएगा सब में, डिवाइड करके देख। हाँ सब में 2.5 आएगा क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन ही जानी है। तो अब यहाँ पे आपको जब आई आपका 0.5 है और रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो वोल्टेज निकाल लीजिए आई आर से। 0.5 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 1.25। इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है द करंट आई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75। तो करंट क्या हो जाएगा? V अपॉन R से निकालिए। V है, ये हो गया, तो ये हटेगा आपका, यहाँ हो जाएगा 10, 25, 3, 0.03, तो ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। एक और कुछ था, रेजिस्टेंस सर्किट में हम पहले निकाल चुके, 2.5 है। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई R1 R2 रेस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस और देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बताओ भाई, रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो बेसिकली क्या आ रहा है? सर R2 by R1 होगा सर रेजिस्टेंस। R2 by R1 रेजिस्टेंस आ रहा है, बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, रेडियाई की बात कर रहा है, अलग अलग हैं, आपको पता है। एरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करता है। तो एरिया वायर का क्या होता है, ये रेडियस के साथ देखें तो ऐसे वेरी करेगा। बोलिए, रेडियस के साथ अगर ऐसे वेरी कर रहा है तो फिर अगर आप निकालेंगे R1 तो R1 आ जाएगा आपका 1 अपॉन ये इस तरह से, और R2 आ जाएगा ये इस तरह से स्क्वायर के। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा? R2 ऊपर चला जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। बोलिए, यही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? हाँ ऑब्वियस ही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो वो 1/1 आएगा, क्योंकि सेम मटेरियल देखो लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, सेम मटेरियल के वायर हैं। नेक्स्ट, अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? क्या होगी? एक वायर है 4 ohm बता दिया, एक वायर, हाँ, उसको उसकी लेंथ को डबल कर दिया है आपने, ठीक है, स्ट्रेच किया गया है, देखो ध्यान से। अच्छा, स्ट्रेच करेंगे तो अगर लेंथ डबल होती है, सोचो अगर आप लेंथ डबल करेंगे तो एरिया पे क्या असर पड़ेगा? लेंथ 2L हो गई, एरिया हाफ हो जाएगा। तो एरिया हाफ हो जाएगा तो जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो रो इंटू L बाई 2L डिवाइडेड बाई A बाई 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो L बाई A, और रो L बाई क्या होता है? R ही होता है, अगर इसको हम R1 मान लें तो ये हो जाएगा 4R, 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर, आपके वजह से वो फॉर्मूले से कर सकते हैं पेपर में? कौन से फार्मूले से? n²
रहा। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर नंबर तो नहीं कटेंगे? हैं, नंबर क्यों कटेंगे, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ नंबर कैसे कट जाएंगे उसमें, कर सकते हैं अभी करके। अब तो रिजल्ट तुम लोग का आने वाला है सुना है 7 तारीख को। 7 तारीख को। हाँ। नेक्स्ट, a wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter. Assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance? अब देखिए लेंथ डबल कर दी, वो सॉरी 3 टाइम्स कर दी, दिख रहा है 3L हो गई है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? सर ये सेम रहेगा। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्या बचा? 0.27 मुझे 0.27, अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। है, क्या मीटर में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। अरे तो भैया 10 सेंटीमीटर के टाइम की जो रेजिस्टेंस है वो भी तो 3 ओम है ना, 0.3 थोड़ी ना दे रखी है। अगर तुम 0.27 सेंटीमीटर बोल रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ी या कम हो गई? बोलो। 0.27 ओम अगर बोल रहे हो तो रेजिस्टेंस तो कम हो गई, 3 से 0.27 हो गई, या 2.7 जो भी बोल रहे हो। यस सर। तो वो सेंटीमीटर में इनिशियली भी सेंटीमीटर में ही दे रखा था, तो बाद में सेंटीमीटर में है, तो कौन सा चेंज आया है? ये सब गलतियां मत करिए। A wire of resistance 9 ohm having length 30 cm is tripled on itself. देखिए ध्यान से, बता चुके हैं वैसे इसको। 30 सेंटीमीटर था ये, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में, ट्रिपल्ड का मतलब 3 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट तोड़ तोड़ के उसके नीचे रख दिया गया। ठीक है, ये पार्ट्स यहाँ से तोड़ के, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से हटाया गया, ये दोनों पार्ट्स, ठीक है, और क्या किया, इनको उठा के नीचे रख दिया, तो वो कुछ ऐसी बनी। यहाँ तक थी, ये वाला पार्ट भी आप नीचे ले आए, लगा दिया आपने, ये वाला पार्ट भी आप यहाँ ले आए, नीचे लगा दिया आपने। तो ये कितना रह गया, लेंथ कितनी रह गई? 10 सेंटीमीटर रह गई। बोलो, एरिया अगर पहले ए था तो अब कितना हो गया? 3A हो गया। हाँ, तो नई रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा? लेंथ आपने L/3 कर दी है पहले की, और एरिया को 3 टाइम्स कर दिया है, तो न्यू रेजिस्टेंस R न्यू क्या हो जाएगी भाई? रो L हो जाएगा आपका L/3 और A हो जाएगा 3A, तो ये हो जाएगी आपकी 1/9 R ओल्ड। ठीक है, यानी 1/9 हो जाएगी इनिशियल का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 × 10⁸ ओम मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम? आसान सवाल है, लेंथ पूछ रहा है आपको, रेजिस्टेंस 1 ओम है, रख दीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 × 10⁸ है, एल कितनी दे रखी है? एल ही पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई ए, πr² हो जाएगा, पाई रखिए 3.14 × r हो जाएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की जगह रख, उसको मीटर में चेंज करेंगे 10.3, और स्क्वायर करेंगे तो एक और 10.3, तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ये देखिए L = हो जाएगा, इसको भी इधर लेकर आते हैं तो ये होगा 3.14 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.7 × 10⁻⁻8, -8 ऊपर चला जाएगा, ये आपका 3.14 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 170, अगर आप पॉइंट हटा देते हैं दोनों यहाँ का भी, ऊपर हो जाएगा आपका 10⁻²। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करके यहाँ तक आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? L = हो जाएगा 3140 डिवाइडेड बाई 17, बोलो यही होगा ना? 17 से आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा पहले, और कितना बचेगा? 14, 144। 144 क्या होता है?
144 17 17 6 जा 17 7 जा 17 8 जा 8 जा जाएगा ना, 17 8 जा 0.136 होता है, 8 बचेगा तो 5 18.5 आ रहा है, बोलो देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। 18.4 समथिंग आएगा तो हमने 5 लिख दिया वहाँ पे। बताइए सॉल्व किया? एटीन पॉइंट 4 समथिंग आएगा तो 18.5 के अराउंड आ जाएगा। Next, the filament of a bulb takes a current 100 milliampere when potential difference across it is 0.2 volt. When the potential difference across it becomes 1 volt, the current becomes 400 milliampere. Calculate the resistance of filament in each case and account for the difference. देखिए दो केसेस हैं, पहले कह रहा है 100 मिली एम्पियर की करंट ले रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है 0.2 वोल्ट का, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कर देते हैं, यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया है, ठीक है। कितना बढ़ा दिया है पता है? 5 टाइम्स कर दिया, दिख रहा है? बोलो 5 टाइम्स कर दिया है ना। तो करंट जो है वो कह रहे हैं करंट बन जाती है 400 मिली एम्पियर। करंट इतनी हो रही है, करंट कितना बढ़ रही है? सिर्फ 4 टाइम्स बढ़ रही है, दिख रहा है? करंट 4 टाइम्स बढ़ रही है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। बोलो इसका क्या मतलब है? सिंपल, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस। तो हर एक केस में आपको निकालना है। तो सबसे पहले वाले केस में कितनी आ रही है रेजिस्टेंस, बताइए यहाँ से? 0.2 डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर। तो 100 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये कितना दे देगा आपको? हाँ 2 ओम। अच्छा यहाँ के लिए निकालते हैं, इधर कितना आ रहा है? इधर हाँ 1/400 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई -3। तो ये कितना दे देगा आपको? ये आ जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब हो गया 2.5 ओम। निकल आई है। डिफरेंस भी आपको दिख रहा है, डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, 0.5 का डिफरेंस है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ध्यान से सुने। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं बता चुके हैं वैसे, और इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ भी अब पब्लिक हो गई है, जो पढ़ाई थी धीरे धीरे 8 वीडियोस हो गए हैं, 8 या 9। उनको देखते रहिए, लगातार देखते चलिए। वो NTSC के लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बोर्ड में तो खैर उतने अच्छे लेवल के नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, वो तो हम यहाँ करा ही रहे हैं आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप मार्केट से जो सेल खरीद के लाते हैं, ठीक है, मार्केट गए आप और मार्केट से आप सेल खरीद के लाए, ठीक है, प्लस माइनस, और उसने आपको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके आपको दिया कि भैया ये तुम्हारा जो सेल है वो 9 वोल्ट का है। आप ले आए खरीद के। ये जो उस टाइम आपने मेजर किया दुकान पे, जब मेजर किया इसने, जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट था, वोल्ट मीटर था, मल्टी वोल्ट मीटर था, मल्टीमीटर जो होता है वो था, तो उससे जो मेजर करके उसने दिया उसको बोलते हैं ईएमएफ। उस वोल्टेज को बोलेंगे ईएमएफ। अब आप इसको खरीद कर ले आए और आपने एक सर्किट में लगाया, ठीक है। उस सर्किट में आपने इस तरह से और भी अप्लाइंसेस लगाए होंगे, रेजिस्टेंस लगी होंगी और भी, ठीक है। इस तरह से आप, ये हो गया स्विच आपका, ये सर्किट। अब जब ये आपने देखा, जब ये ऑपरेट कर रहा था, यानी सर्किट जब क्लोज हुआ और जब ये ऑपरेट कर रहा था, वाइल ऑपरेटिंग, तब आपने एक और वोल्ट मीटर से ये पता करना चाहा कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और आपने यहाँ पे क्या किया? वोल्ट मीटर लगा के चेक किया, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे लगाया जब ये यूज़ में था। आपने देखा कि भैया ये जो रीडिंग बता रहे हैं आपको, वो रीडिंग है 7.2 वोल्ट। अब आप सोचेंगे तो चीटिंग हो गई, दुकान से तो हमने ख़रीदा था तो वो 9 वोल्ट दिखा रहा था, घर में जैसे ही लगाया वो 7.2 वोल्ट हो गया, हालांकि उसने चेक करके दिया था आपको। तो ये जब ऑपरेशन में आ गया तो जो वोल्टेज आपको दिखा रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज।
दोनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज जब वो ऑपरेशन में है बैटरी, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, कितना वोल्टेज गायब है बीच से, कोई बताएगा? 1.8 गायब है। जो बीच में गायब है 1.8 का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ 9 वोल्ट माइनस 7.2 वोल्ट, ये जो आपको दे रहा है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से आया, जब ईएमएफ को उसमें से माइनस किया गया। सो समझने की बात ये है कि ईएमएफ जो है वो दो वोल्टेजेस से मिलकर बना है। एक तो आपका टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम VT लिखते हैं, प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। देखिए ये जो 9 वोल्ट था उसका दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, वो 7.2 आपका टर्मिनल दिखा रहा है, प्लस जो लॉस हुआ है वो भी ये देखिए। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ दो चीज़ों से मिलकर बना है, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप से। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब यहीं से अब आसान हो गया, आपको यही फॉर्मूला खाली याद रखना है। इसको अब और भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे ईएमएफ आपका हो गया, इसको हम ई लिखते हैं खाली, ठीक है। ये क्या होगा, VT प्लस VD, VT टर्मिनल वोल्टेज यानी ऑपरेशन में जब बैटरी आ गई, जब वोल्टेज जो दिखा रहा है वो, और बाकी VD पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब इसको अगर आप IR में तोड़ें तो ये हो गया, VT क्या हो जाएगा, कैपिटल I मान लेते हैं, ये R जो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी ये। अच्छा, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। एक तो बाहर रेजिस्टेंस होती है, अंदर भी होती है। अंदर आयंस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी टकराते हैं एक दूसरे से, और वहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस पाई जाती है। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये अभी हम आगे देखेंगे। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना, तो ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो आगे भी हम देखेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप पाया जाता है ये बैटरी के अंदर, जो आपको एक्चुअल में उतना नहीं मिलता है जितना जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं, जो दिखा रहा है वो। तो वो जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना, तो जैसे उसमें होता है कंप्यूटर में आपने देखा है जो रैम है, बाहर से तो आपको दिखा रहा है कि रैम आपकी 16 GB है, 8 GB है ना, लेकिन आपके यूज़ के लिए कितनी बचती है वो कब पता चलता है, जब आप अंदर से जाके चेक करते हैं। बोलो, ये चीज़ तुमने देखी है कभी? हाँ, नहीं, चीटिंग नहीं हो जा रही, वो पहले ही पता होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो उस टाइम उसने आपको वादे करके दिए। रैम में भी तो यही होता है। रैम में क्या होता है, जब आप रैम अंदर से खोल के देखते हैं तो आपको दिखता है इतना पहले से यूज़ में है और आपके लिए इतना फ्री है, इतना आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी तक नहीं देखा है तो आज देखिएगा अपने सिस्टम में जाकर, ठीक है। इवन फ़ोन की मेमोरी के साथ भी यही होता है, फ़ोन में भी तो रैम मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो वो फ़ोन के अंदर भी यही है कि इतनी हार्ड डिस्क है। या जैसे आप पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं, अरे पेन ड्राइव में देखा, नई पेन ड्राइव, बिल्कुल नई पेन ड्राइव मान लो 32 GB की है, लेकिन जब आप अंदर खोलते हो तो क्या 32 GB फ्री दिखाता है क्या? नो सर। हाँ, देखा नहीं लग रहा तुम लोगों ने, बहुत भोले हो तुम लोग, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम देखते हो। आज देख लेना जाके, अभी तक नहीं देखा है तो उसको खोल के देखोगे, जब उसके अंदर दिखा रहा होगा 16 GB की है तो 14 पॉइंट समथिंग फ्री होता है, और 32 GB की है तो 31 पॉइंट या 30 पॉइंट समथिंग ही फ्री होता है। यानी अराउंड 1 GB, मोर देन 1 GB जो है वो अंदर कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है वो मैनेज करने में। तो यही चीज़ यहाँ पे भी समझ लो कि वो 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन कुछ उसका हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस को मैनेज करने में चला जाएगा, ठीक है। तो वही है, वो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आता है। तो यहाँ पे IR VT जो है वो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है, और उसमें जो IR ओम्स लॉ से निकाल रहे हैं आप, तो I तो करंट हो गई, लेकिन R जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगा रखे हैं, जो भी अप्लाइंसेस लगा रखे हैं। लेकिन VD के केस में क्या होगा, करंट तो चलिए आपने लिख दिया, लेकिन VD में इंटरनल रेजिस्टेंस पाई जाएगी, इसलिए स्मॉल r लिखेंगे आप। तो ये भी फॉर्मूला बन के आता है यहाँ से। अब यहाँ से ये भी बन जाएगा, आप I कॉमन ले लीजिए, ठीक है, I आपने कॉमन ले लिया, ये E हो गया। यहाँ से I क्या, I की वैल्यू इस तरह भी लिखी जा सकती है कि E अपॉन R प्लस R, ये ठीक है। ये अभी आगे हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ ले। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं सेल के? देखिए,
इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल से बनी है, आपको हमने बताया था कि जो बैटरी होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा होता है पूरा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो आपकी ये इलेक्ट्रोड्स हो गई दो इस टाइप से कुछ, और अंदर आपका क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ठीक है। पूरी कहानी आपको पता है वो इनिशियली भी ये इस टाइप से। तो यहाँ पे एक जगह ऑक्सीडेशन चल रहा है, एक जगह रिडक्शन चल रहा है। अब इन्हीं इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव कहलाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा आपका, और इसी से आप कोई वायर कनेक्ट करके कोई बल्ब अगर लगा दीजिए तो आपका वो बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो इसमें जो कह रहा है जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बैटरी के अंदर उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ईएमएफ का मामला। ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ हुआ है इस पर भी, ठीक है, डिपेंडेंस होती है। अगला क्या है, अब एक चीज़ और है, शेप इलेक्ट्रोड्स का कैसा है या डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, या कितना इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ किया, इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। इन फैक्टर्स पे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये जो नीचे फैक्टर लिखे हैं जिन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड्स डिपेंड नहीं करता है तो उस पर उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस लेकिन इस पर डिपेंड करती है। शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करती है, वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी डिपेंड कर जाती है, ठीक है। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, सबसे पहला सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है, सरफेस एरिया शेप समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रोड्स का अगर शेप बड़ा है, खुद ही सोचो कि अगर ज़्यादा चौड़े लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, इस तरह से देखिए, मान लीजिए बहुत चौड़ा इलेक्ट्रोड है इस टाइप से, तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, ऐसे समझें। ठीक है, अभी देखिए सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जो आयंस आके इससे चिपकेंगे उनको सरफेस एरिया अच्छा खासा मिल गया तो आपस में टकराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको फाइट मारने की ज़रूरत नहीं है। तो सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उतनी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस कर देंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा उनको ट्रेवल करके वहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए वही लेंथ वाला मामला समझिए आप, अगर वायर की लेंथ बढ़ा देते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन जो पहले मिल रहा था वो और ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रोड्स, बीच में जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसके अंदर जो आयन से वो टकरा रहे हैं वो और ज़्यादा दूर तक टकराना पड़ेगा उनको। आप रास्ता जितना ज़्यादा मुश्किल रास्ता है उनके लिए वो, तो वो चाहेंगे वो जल्दी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए यहाँ पे कि लेंथ अगर आप वायर की बढ़ाते चले जाते हैं एरिया को कांस्टेंट रखते हुए तो क्या होगा, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो और ज़्यादा दूरी तक या और ज़्यादा देर तक रहेगा। नेक्स्ट है नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेस आयनिक द इलेक्ट्रोलाइट और हाइयर। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं है, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट प्रमोट कर रहा है कि आयंस ज़्यादा बने, और ज़्यादा आयंस बनेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो बैटरी है वो अच्छे से काम करेगी और अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाते चले जाएंगे, उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उसके बाद फर्दर डिसोसिएशन नहीं होने वाला है आयंस का, बल्कि आप अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। दूसरा काम क्या है कि अगर आप लेस आयनिक उसको बनाएंगे, यानी कम, अगर मान लीजिए डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं, पानी मिलाते चले जा रहे हैं, तो पानी मिलाने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें भी वही चीज़ है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पानी अपना इफेक्ट दिखाना छोड़ देता है, पानी के मॉलिक्यूल बढ़ते चले जाएंगे और उसका जो काम था, यानी वो जो आयंस में कन्वर्ट करने वाला काम था, आयन उसको तोड़ना था, वो बंद हो जाता है, यानी आयंस बनना कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने से या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने से, इन दोनों से ही रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट में या एक लिमिट में ये चीज़ की जाए तब तो फ़ायदे करती है ये, ठीक है, बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आपका जो नेचर या कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का, वो अगर आप ज़्यादा कर देंगे या बहुत कम कर देंगे डाइल्यूट करते करते तो भी नुकसान है, दोनों ही केसेस में नुकसान है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब जाहिर बात है, देखिए वायर में क्या होता था, वायर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी और वो टकराते थे। लेकिन वायर में क्या था, उनका जो मतलब घूमने का दायरा था वो बंद था, एक रूम में बंद है एक तरह से, तो वो उसी रूम के अंदर तेज तेज भी दौड़ेंगे तो टकराना पड़ेगा उनको दूसरे से, बोलो, है ना।
भाई रास्ता अगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, रास्ते के अंदर ही आपको रहना है, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड आपको बढ़ा के भी दे दी जाए तो अल्टीमेटली एक दूसरे से टकराओगे ना कहीं। बोलो भाई, बहुत ज़्यादा मैदान तो है नहीं, खुला मैदान तो है नहीं, अगर वहाँ स्पीड बढ़ा देंगे, खुले मैदान में स्पीड बढ़ा देंगे तब तो ठीक है, आप निकल गए रास्ता बना के अपना। लेकिन अगर बहुत कंजस्टेड रास्ता है, जब वायर बंद है पूरा, वायर के अंदर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा भी दिया आपने तो भी तो वॉल से टकराएगा, एक दूसरे आयन से टकराएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। लेकिन आयंस में तो फ्रीडम होती है कंपैरेटिवली, भाई लिक्विड में फ्रीडम होती है ना सॉलिड के कंपैरिजन में, ऐसे समझो मूव करने में। तो लिक्विड में अगर आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, बताइए भाई। फायदा होगा ना कंपेयर, वहां तो आप उसको अगर उस यहां पे बढ़ा देते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ना। भाई लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ऐसे समझो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इन दोनों के बीच में यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से यहां मूव करना है उसको, ठीक है, आयंस को मूव करना है, इलेक्ट्रॉन क्या, वहां तो दोनों मूव करते हैं। तो अगर वो जितना जल्दी यहां से वहां पहुंच जाएगा उतना कम रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, जितना देर से पहुंचेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे लिक्विड में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना। तो हाँ, तो वायर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। उसका रीजन हमने बताया क्यों। डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, देखिए तो ईएमएफ क्या है सब बता दिया हमने आपको, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज वो है जब बैटरी वर्किंग में होती है तब आप देखते हैं उसको, वो जो आप मेजर करते हैं उसको लिखेंगे कैसे, तो वोल्टेज को जो लिखते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है, वो इनसाइड और आउटसाइड द सेल, मतलब अब जब आप ईएमएफ निकालते हैं तो पूरा होता है ना, बोलो ईएमएफ तो सब आता है ना, वीटी प्लस वीडी ऐड करके दोनों आ रहा है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है इसमें, बताओ। हाँ, इसीलिए लिखा हुआ है इनसाइड और आउटसाइड। जबकि टर्मिनल में क्या है बेटा, टर्मिनल में सिर्फ वीटी बाहर का है, भाई टर्मिनल में तो सिर्फ बाहर से मतलब होता है ना, आउटसाइड द सेल का टेम्परेचर होता है, ये वीडी इनसाइड के लिए है, तो यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है अपनी, ये अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगी, उसके अंदर से कितनी करंट आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। जब सेल वर्किंग में नहीं है तब का वोल्टेज ईएमएफ कहलाएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है, करंट अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे करंट ड्रॉ, मतलब करंट को ड्रॉ करने से भी वोल्टेज गिरता है, कम होता है टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ के बारे में और क्या बात कही जा रही है कि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर कब हो सकता है, कोई बताएगा। ईएमएफ टर्मिनल के बराबर कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब, हाँ, जब वीडी 0 हो जाए, है ना, वीडी अगर 0 हो जाए तो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि वो अगर सेल यूज में नहीं है, ऐसा तभी हो सकता है जब सेल यूज में ना हो, सेल यूज में नहीं है तो वो वीटी के बराबर है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज अगर वो यूज में है तो हमेशा ईएमएफ जो है वो हमेशा या तो टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा आएगा और या उसके बराबर आएगा। क्या छोटा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। छोटा कैसे हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज तो उसी का बच्चा है, ठीक है, बच्चा बाप से बड़ा कैसे हो जाएगा, ये समझिए। इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, ठीक है, सिंपल है भाई। और या तो ये ईएमएफ से छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, पीछे बताया अभी हमने आपको, वीटी प्लस वीडी, या अगर हम इसको वो करंट के टर्म में लिखें तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, खाली एक ऊपर वाला याद रखिए, उससे तो निकल ही आएगा, ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी से हम बताओ भैया क्या आंसर होगा इसका। हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी टू बी 9 वोल्ट ऑन कनेक्टिंग अ 24 ओम रजिस्टर। वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है, 7.2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो ईएमएफ कितना दे रखा है, 9 वोल्ट, 0.6 देखते हैं अभी। रेजिस्टेंस है 24 ओम,
वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी वीटी दे रखा है ना, वीटी दे रखा है 7.2 वोल्ट। पूछ क्या रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू वीटी प्लस वीडी। सिंपल है, वीटी डायरेक्ट दे रखा है आपको। अब फॉर्मूला वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन खैर ईएमएफ हो गया 9 वोल्ट, वीटी कितना है 7.2, तो वीडी कितना आ जाएगा, वीडी तो डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ से कितना आ जाएगा, वीडी आ जाएगा आपका भाई, यहाँ से वीडी आ जाएगा 1.8 है ना, वीडी 1.8 आ गया। अब करंट कैसे, करंट निकालनी पड़ेगी हमको, अगर हम निकालना चाहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट पता कर लीजिए, करंट कितनी आ रही है, करंट आएगी इन दोनों से निकालोगे करंट, इन दोनों से करंट निकाल लीजिए, क्योंकि वीडी क्या होगा, वीडी होगा आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.8। तो आई पता होगी तो स्मॉल आर निकल आएगा, तो आई आप यहाँ से निकाल लीजिए, आई हो जाएगी यहाँ से V अपॉन आर, यानी 7.2 डिवाइडेड बाई 24, 7 3 होता है तो 0.03, ठीक है, सॉरी 0.3 एम्पियर। तो अब यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू करंट की, तो अब रखेंगे यहाँ पे 0.3 इंटू आर इक्वल टू 1.8, तो आर आ जाएगा आपका 6 ओम। बोलो आ रहा है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट सेंड्स करंट 400 मिली एम्पियर टू एन अप्लायंस, आफ्टर लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस यूज द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर एंड द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट। सबसे पहला पूछा रेजिस्टेंस निकालो अप्लायंस का। 30 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा तो नहीं बदलेगा, बोलो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा तो बदलेगा नहीं कि बदल जाएगा, क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कौन सा लेंगे हैं सर, करंट कौन सा लेंगे सर, दो करंट, करंट लॉन्ग यूज के बाद करंट ड्रॉप हो रहा है, तो जो इनिशियली जब करंट सेम रहा था तो क्या रेजिस्टेंस वो वाला रेजिस्टेंस सही रेजिस्टेंस आएगा, या 320 मिली एम्पियर पे ड्रॉप कर गया तब निकालोगे तो 320 वाला आना चाहिए, 320 वाला आना चाहिए। रीजन, रीजन नहीं बोलेंगे, बताओ। 400 का आना चाहिए, तो इनिशियली उसने उतना ही वो सर ड्रॉ किया था करंट। और क्या मतलब, क्या रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो रहा होगा क्या, नो सर, फिर बाकी लोग भी ट्राई करें, कम से कम ऐसे क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, अपना ट्राई तो करिए कम से कम आप। ये 12 वोल्ट क्या दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है या वीटी दे रखा है, हाँ 12 वोल्ट सर, हाँ 12 वोल्ट क्या दे रखा है, सर दिया हुआ है, बताओ बेटा 12 वोल्ट क्या है, सर ईएमएफ ईएमएफ है, 12 वोल्ट ईएमएफ है। फोर 400 मिली एम्पियर की करंट भेज रहा है, सर टर्मिनल वोल्टेज 9.6 वोल्ट आ रही है, तो ये आएगा, करंट हो जाएगी 0.4 एम्पियर। बोलो तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 0.4 मतलब कितना, 30 ओम आ जाएगा। हाँ फिर कह रहे हैं करंट ड्रॉप कर गई, अब करंट ड्रॉप कर जाएगी तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कहाँ बचेगा, टर्मिनल वोल्टेज कब पूछ रहा है, जब स्टॉप कर दे ऑपरेट करना। अब टर्मिनल वोल्टेज में करंट 320 मिली एम्पियर का रोल आ जाएगा आपका, तो अब आप यहां से निकालिए टर्मिनल वोल्टेज कितना आया, टर्मिनल वोल्टेज, हाँ बेटा 9.6 आया इनका टर्मिनल वोल्टेज। देखो
टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं? टर्मिनल वोल्टेज होता है I इंटू आर, बोलो यही होता है ना। I कितनी हुई ड्रॉप करके 320 इंटू 10⁻³ इंटू आर आया है आपका 30 ओम। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, 3 2 6, 3 3 9 और 2 0 उधर से कट जाएंगे, 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 9.6 वोल्ट आपका आ गया टर्मिनल वोल्टेज। फिर पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप तो कोई भी निकाल देगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है EMF माइनस VT, हाँ 12 माइनस 9.6 2.4 वोल्ट। फोर्थ है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी में फॉर्मूला रख दीजिए, VD इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, I स्मॉल r। R यहाँ पे कौन सी लेंगे हम, I कौन सी लेंगे, सर ड्रॉप वाली, हाँ 320। ठीक है, तो ये निकाल लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.3 और ये 4 और ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप यहाँ से आ जाएगा 10⁻3 क्योंकि मिली एम्पियर में है। 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, किससे एडजस्ट हो जाएगा, 30 एम्पियर आएगी। 30 एम्पियर नहीं 30 ओम है ना, 30 ओम आ रही, कितनी आ रही है सर 7.5 आ रही है मेरी तो। अच्छा हाँ नीचे 4 भी तो है, 30/4 आ रही है ना, यहाँ से 4 भी तो है ना नीचे। 30/4 7.5 एम्पियर, 7.5 ओम। 30/4, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। समझ में आया क्वेश्चन ये? बाकी लोगों को कई सारी चीज़ें पूछ रहा था, चार चीज़ें पूछ रहा था, चारों हमने निकाल दी। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी को दोबारा समझना हो तो पूछ ले, वरना फिर आगे चलते हैं हम लोग। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A cell supplies a current of 2 ampere when it is connected to a 5 ohm resistance and supplies a current of 1.2 ampere if it is connected to a resistance of 9 ohm। देखो ध्यान से, एक सेल है, ठीक है, वो सेल के बारे में कह रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। इस सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है, वो रेजिस्टेंस कितना है, वो रेजिस्टेंस है 5 ओम का। अगर हम 5 ओम के साथ में कनेक्ट करते हैं तो ये 2 एम्पियर का करंट देता है। अगर हम इसको किसी और रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करें, 9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें उसी बैटरी को, तो ये करंट देता है कितने की, 1.2 एम्पियर की। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, समझो ध्यान से। हाँ, तो अब पूछ ये रहे हैं कि EMF बताइए और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए सेल का क्या होगा। अब देखो आप एक चीज समझो, EMF क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं EMF है टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, यही है ना। क्या इस बैटरी का EMF बदलेगा दोनों जगह अलग अलग लगाने से? नहीं बदलेगा, बस लग गया क्वेश्चन। यही तो पकड़ना होता है आपको। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करके बताओ। देखो इक्वेट करते हैं, यहाँ पे देखिए VT कितना हो जाएगा, यहाँ से VT आपको साफ साफ दिख रहा है 9 इंटू 1.2 प्लस VD कितना होगा, अरे VD कितना होगा 1.2 इंटू R। इधर आ जाओ, इधर VT कितना होगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू स्मॉल r। बोलो R निकल आएगा नहीं निकल आएगा दोनों इक्वेशन से? निकालो जल्दी से। देखिए ये हो जाएगा 10.8 प्लस 1.2 R इक्वल टू 10 प्लस 2 R। तो देखो ये इधर आ जाएगा, ये बचेगा 0.8, इसको उधर ले जाओ, वहां भी बचेगा 0.8। क्या R 1 आ रहा है? बाकी लोग बताएं। R की वैल्यू 1 आ रही है।
तो और क्या निकालना है हमें? ईएमएफ कितना आ जाएगा? अच्छा बताओ। अब किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो आर को 1 ओम, राइट वाले में रख दो, बहुत आसान है। ये इसको उठा के यहाँ रखो, ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ हो जाएगा 10 + 2 यानी 12 वोल्ट। तो ऐसे फिगर बना दिया हमने, तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड लगने लगता है कि हमें फिगर बना के कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो खैर आपको सब आता है।